हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है इकोनॉमिक्स नेट एज्योर में। तो इंटरनेशनल ट्रेड से टॉपिक चल रहे थे, तो नेक्स्ट टॉपिक इसका है द थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज। इससे पहले हमने मर्केंटलिज्म की थ्योरी डिस्कस की इंटरनेशनल ट्रेड की, तो उसके बाद आती है इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरी में क्लासिकल की थ्योरी, तो जिसमें सबसे पहले नाम है एडम स्मिथ का और उनकी थ्योरी है एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज। ये एडम स्मिथ ने 1776 में दी थी। Absolute cost advantage mean that a country should specialize in those products which it can produce efficiently. Absolute advantage का मतलब ये होता है कि एक कंट्री किसी कॉमोडिटी का प्रोडक्शन जो है वो एफिशिएंटली यानी कि बिना किसी प्रॉब्लम के इफ़ेक्टिवली लो कॉस्ट के ऊपर अच्छे से कर लेती है और उसमें स्पेशलाइजेशन करती है। उसके पास फुली रिसोर्सेज होते हैं, टेक्नोलॉजी सब कुछ अवेलेबल होता है। देर इज़ ओनली वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज लेबर अंडर मर्केंटलिज्म इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर नेशंस टू बिकम रिच साइमल्टेनियसली। तो नेक्स्ट ये था कि इनके पास प्रोडक्शन का केवल एक फैक्टर है, वो क्या है, लेबर है। यानी कि प्रोडक्शन घटे बढ़ेगा वो लेबर की वजह से होगा, तो लेबर ही एक्टिव फैक्टर है इसमें। और मर्केंटलिज्म मानते थे कि ये इम्पॉसिबल होता है कि एक साथ दोनों नेशन जो दोनों कंट्री जो ट्रेड करी है वो दोनों को फ़ायदा होगा, क्योंकि मर्केंटलिज्म जो थे वो जीरो सम गेम को लेके चलते थे और जिसका मतलब यही था कि सिर्फ एक कंट्री बेनिफिटेड होती है, दूसरे को नुकसान होता है। परंतु एडम स्मिथ ने डिस्कार्ड किया कि ऐसा नहीं होता, जीरो सम गेम नहीं पाया जाता ट्रेड में पॉजिटिव सम गेम होता है, जिसका मतलब है कि दोनों कंट्रीज़ को फ़ायदा होता है ट्रेड में। परंतु मर्केंटलिज्म ऐसा नहीं मानते थे, वो कहते थे भी दोनों कंट्री एक साथ रिच नहीं बन सकती, परंतु एडम स्मिथ ने उनको डिस्कार्ड किया। स्मिथ स्टेट कंट्री डज नॉट डिपेंड अपॉन द गोल्ड रिजर्व बट अपॉन डिपेंड द गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल टू देयर सिटीजन्स। ये फिर आगे मर्केंटलिज्म की बात कि मर्केंटलिज्म क्या कहते थे कि ओनली ट्रेड में करने से उसको गोल्ड सिल्वर यानी कि मेन फोकस गोल्ड सिल्वर पे था, परंतु एडम स्मिथ कहता है कि ऐसा नहीं होता, ट्रेड का मतलब सिर्फ गोल्ड सिल्वर तक ही सीमित नहीं है। उसका मतलब है कि एक कंट्री में गुड सर्विस कितनी अवेलेबल है, तो ट्रेड जो है सक्सेसफुल इस बात पे डिपेंड करता है कि गुड सर्विसेज की क्वांटिटी अवेलेबिलिटी कितनी है कंट्री में, ना कि गोल्ड और सिल्वर पे डिपेंड करता है। He stated trade beneficial for both countries if country A export good which it can produce with lower cost than country B। तो एडम स्मिथ ने कहा कि ट्रेड में आने से दोनों कंट्रीज़ को फ़ायदा होगा और दोनों कंट्रीज़ जो है उनकी ग्रोथ होगी। दोनों कंट्रीज़ में से जो एक कंट्री है वो उस चीज़ का एक्सपोर्ट करे जिसकी उसको कॉस्ट कम आ रही है और उस कमोडिटी का इम्पोर्ट करे जिसकी कॉस्ट उसको ज़्यादा आ रही है। तो यहाँ पे सिंपली पहले इसको कंपेयर कर देते हैं। मर्केंटलिज्म के जो व्यू थे एडम स्मिथ ने उसके अपोजिट व्यू दिए। मर्केंटलिज्म मानते थे जीरो सम गेम, यानी कि सिर्फ एक कंट्री फ़ायदे में होगी दूसरे को नुकसान होगा। एडम स्मिथ मानता था पॉजिटिव सम गेम, यानी दोनों कंट्री बेनिफिटेड होगी, दोनों को फ़ायदा होगा। और मर्केंटलिज्म क्या थे, वो गोल्ड सिल्वर पे फोकस करते थे, बट जो एडम स्मिथ है उसने गुड्स और सर्विस की अवेलेबिलिटी पे फोकस किया है। और मर्केंटलिज्म क्या मानते थे कि सिर्फ एक्सपोर्ट करो, इंपोर्ट सिर्फ रॉ मटेरियल का करो, परंतु एडम स्मिथ कहता है कि उस कमोडिटी का एक्सपोर्ट करो जिसमें आपको कॉस्ट कम आ रही है, आप उसमें स्पेशलाइजेशन कर चुके हैं, और उस कमोडिटी का इंपोर्ट करो जिसमें कॉस्ट ज़्यादा आ रही है। तो ये एब्सोल्यूट एडवांटेज जिसका ज़्यादा है उसको लेके चलते थे। नेक्स्ट है एंड इम्पोर्ट विच कंट्री बी कैन प्रोड्यूस विद लोअर देन इट, यानी कि उस कमोडिटी का इंपोर्ट करो जिसकी दूसरे कंट्रीज़ में कॉस्ट कम होती है, यानी कि दूसरी कंट्री इफेक्टिवली प्रोड्यूस कर पाती है, दूसरी कंट्री का स्पेशलाइजेशन है। नेक्स्ट है फ्री ट्रेड प्रमोट इंटरनेशनल डिवीजन ऑफ लेबर, यानी एडम स्मिथ जो था वो फ्री ट्रेड को फेवर करता था और मर्केंटलिज्म फ्री ट्रेड के फेवर में नहीं थे। तो ये कहता है कि अगर फ्री ट्रेड का मतलब क्या होता है कि कोई ड्यूटीज़ इम्पोज नहीं होगी, कोई टैरिफ वगैरह नहीं होगा, यानी कि ईजिली जो है मोबिलिटी होगी गुड सर्विसेज की, कोई रोक टोक नहीं होगी दो कंट्रीज़ के बीच में। अगर ऐसा होता है तो मैडम स्मिथ कहते हैं इसका फ़ायदा क्या होगा, लेबर ऑफ डिविजन्स जो है इंटरनेशनल लेवल पे प्रमोट होगा, यानी ईजिली मोबाइल हो सकेंगे लेबर्स।
नेक्स्ट है फ्री ट्रेड मेक द कंट्री स्पेशलाइज इन द बोथ प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज। फ्री ट्रेड अगर होता है तो कोई रोक टोक नहीं होती, तो दो कंट्रीज जो होती है वो सिर्फ प्रोडक्शन में स्पेशलाइजेशन हासिल नहीं करती, बोथ प्रोडक्शन के साथ साथ वो एक्सचेंज में भी स्पेशलाइजेशन करती है, यानी कंजप्शंस भी ज़्यादा होता है, एक्सचेंज रेट जो होती है वो भी मैक्सिमाइज होती है इससे। नेक्स्ट इसकी जो क्लासिकल की एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी है उसकी कुछ अजम्पशंस है। पहली है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, यानी कि कोई जितना प्रोडक्शन, जितने इनपुट यूनिट्स लगाते हैं प्रोडक्शन सेम प्रोपोर्शन में होता है, जितने यूनिट्स जो है प्रोडक्शन के लिए जितनी उनकी बढ़ाई जाती है सेम उसी रेट में जो प्रोडक्शन बढ़ता है। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ लेबर मेजर इन हावर्स। लेबर की कॉस्ट जो है उनके काम करने के घंटों में मापी जाती है, कितने घंटे काम करते हैं। परफेक्ट कंपटीशन एग्जिस्ट करता है। लेबर होमोजीनियस होता है, यानी कि सारे लेबर एक जैसे होते हैं। मीन्स होमोजीनियस का मतलब है कि उनकी क्वालिफिकेशन, उनकी स्किल, उनकी जो सारे जो होते हैं एक बराबर के होते हैं, कोई ज़्यादा अच्छा या कोई बिल्कुल बुरा इस तरह की नहीं होती, सभी जो होते हैं सभी कामों में परफेक्ट होते हैं, माने जाते हैं। लेजिस फेयर पॉलिसी काम करती है, यानी कि गवर्नमेंट जो है कोई इंटरफेयर नहीं होता, मार्केट काम कर रहा होता है इकोनॉमी में। स्मिथ बिलीव इन वर्ल्ड वेलफेयर मैक्सिमाइज। जो क्लासिक मर्केंटलिज्म थे वो कंट्री के वेलफेयर की बात करते थे, भी सिर्फ अपनी कंट्री को कैसे फ़ायदा हो, वन वे ट्रांजैक्शन जीरो सम को लेके चलते थे। परंतु स्मिथ कहता है कि ट्रेड से वर्ल्ड वेलफेयर मैक्सिमाइज होगा। इसका ये बिलीव था कि सिर्फ कंट्री का वेलफेयर नहीं बढ़ेगा, वर्ल्ड वेलफेयर मैक्सिमाइज होगा इससे, क्योंकि दूसरी कंट्रीज़ में भी जो गुड्स की अवेलेबिलिटी है वो बढ़ेगी। नेक्स्ट है टू कंट्री एंड टू कमोडिटी। ट्रेड की ये जम्पशंस थी कि दो कंट्री है और दो कमोडिटीज़ है। लेबर इज़ ओनली एलिमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट जो है वो सिर्फ लेबर की आती है, यानी कि यहाँ पे प्रोडक्शन की कॉस्ट का मतलब सिर्फ लेबर से है, और किस में मापी जाती है, लेबर के काम करने के घंटे में, यानी कि इसके अलावा और कोई खर्चा कॉस्ट लागत नहीं आती प्रोडक्शन की सिवाय लेबर के। निगलेक्ट ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, यानी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को इन्होंने कॉस्ट जो है उसको निगलेक्ट किया है, उसको हाईलाइट नहीं किया, उसको इग्नोर किया है इन्होंने भी, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं होती किसी तरह की। नेक्स्ट आती है इनकी एक्सप्लेनेशन। टू कमोडिटीज़ जो लेके चलते हैं वो है, फॉर एग्जांपल मान लो वीट एंड राइस है, टू कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड होता है और वो दो कंट्री है इंडिया एंड नेपाल, और वीट और राइस है। मान लो कि फॉर एग्जांपल इंडिया जो है वीट की 10 यूनिट प्रोड्यूस करता है और राइस की 5 यूनिट प्रोड्यूस करता है, और नेपाल कंट्री है वो वीट की 5 और राइस की 10 जो यूनिट है वो प्रोड्यूस करता है। और ये यूनिट जो होता है दोनों में सेम लेबर, सेम जो लेबर है वो, यानी कि 10 यूनिट जो है वो दो लेबर प्रोड्यूस कर रहे हैं, और वहीं दो लेबर 5 यूनिट राइस की प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसी तरह नेपाल में दो लेबर है वो 5 यूनिट वीट की प्रोड्यूस कर रहे हैं, वही दो लेबर जो है वो 10 यूनिट राइस की प्रोड्यूस कर रही है। तो इस एग्जाम्पल से हम ये क्लियर करेंगे कि किस तरह से दो कमोडिटीज़ में किसी कंट्री को कौन सी कमोडिटीज़ का प्रोडक्शन करना चाहिए, कौन सी का एक्सपोर्ट करना चाहिए, किसका इंपोर्ट करना चाहिए, किस में स्पेशलाइजेशन करनी चाहिए। तो इसके में आता है कि एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज डिफरेंस इन इंडिया ऑफ बोथ गुड्स। तो यानी इंडिया में क्या एक्सचेंज रेट रहेगी, उनकी क्या डिफरेंस है, यानी 10 वीट की प्रोड्यूस कर लो या 5 राइस की कर लो, ये ऑप्शन होता है इंडिया का। दो मान लो फॉर एग्जांपल दो लेबर की यूनिट लगा के आप या तो 10 यूनिट गेहूँ प्रोड्यूस कर सकते हो या फिर 5 यूनिट्स राइस की प्रोड्यूस कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वीट की 1 यूनिट के है वो आधे राइस के बराबर है, अगर हम इनका रेशो निकालते हैं तो ये एक्सचेंज रेट होती है। अभी एक राइस की 1 यूनिट, अगर इंडिया फॉर एग्जांपल मान लो इंडिया चाहता है कि 1 यूनिट राइस की प्रोड्यूस किया जाए तो उसको 2 वीट की यूनिट जो है वो सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, यानी कि एक राइस जो है वो 2 वीट की 2 यूनिट के बराबर है। तो ये इनके आपस में एक्सचेंज रेट है। इंडिया गेट एब्सोल्यूट एडवांटेज इन वीट प्रोडक्शन, सो ही स्पेशलाइज इन वीट प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट। तो इस एग्जांपल से साफ साफ क्लियर कट पता लग रहा है कि अगर इंडिया की में 2 लेबर को लगाने से आप वीट की 2 और राइस की 1 कर पाते हैं, तो आपका ज़्यादा बेटर है कि आप सारी की सारी यूनिट जो है लेबर की वो वीट में लगा दो, वीट का तो मैक्सिमम प्रोडक्शन हो जाएगा, और राइस जो आप इंपोर्ट कर लो। तो यानी कि ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है सेम यूनिट से वीट का, तो वीट में स्पेशलाइजेशन इंडिया को करनी चाहिए। तो उसके बाद आता है एब्सोल्यूट कॉस्ट डिफरेंस।
इन नेपाल बोथ कंट्रीज़, यानी नेपाल में गुड्स के बीच में एक्सचेंज रेट क्या रहेगी। अब नेपाल का रेशो ये है कि 5 वीट की यूनिट वही सेम लेबर प्रोड्यूस करते हैं और उतने ही लेबर में 10 राइस की आप प्रोड्यूस कर सकते हो। तो 1 वीट जो है वो 2 राइस के बराबर है। यहाँ पे अपोजिट हो गया। यहाँ पे क्या है कि आप अगर 1 वीट की जो है गेहूं की 1 यूनिट प्रोड्यूस करना चाहते हो तो आपको 2 राइस की छोड़नी पड़ेगी, यानी कि 1 गेहूं की यूनिट प्रोड्यूस कर लो या चाहे 2 राइस की कर लो, आपके पास ऑप्शन है। और बेटर ऑप्शन यही होता है कि हर एक कंट्री, हर एक प्रोड्यूसर यही चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो सेम कॉस्ट के ऊपर, क्योंकि सेम लेबर लग रहा है। इन्होंने की इनकी एजम्पशन क्या थी कि कॉस्ट का जो है वो मेज़र की जाती है लेबर में, यानी कि मेन लेबर जितना है वही कॉस्ट है। तो यानी कि अगर सेम कॉस्ट के ऊपर ज़्यादा यूनिट अगर प्रोड्यूस कर पा रहे हैं तो हम उसका ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, ना कि दूसरी का। तो नेपाल को फ़ायदा किस में हो रहा है, नेपाल को साफ साफ दिख रहा है कि गेहूँ उसमें चावल में जो फ़ायदा हो रहा है, यानी कि 10 यूनिट अगर सारी लेबर जो है वो राइस में लगाता है तो 10 यूनिट प्रोड्यूस कर पाता है वो एक दिन में। और अगर वही सारी लेबर अगर वीट में लगाएगा तो सिर्फ 5 यूनिट करेगा। तो नेपाल के लिए फ़ायदेमंद ये होगा कि वो राइस जो है वो प्रोड्यूस कर ले सारी की सारी यूनिट लगा के, और वीट जो है वो इंडिया से इंपोर्ट कर ले और राइस का एक्सपोर्ट कर दे इंडिया को। तो नेपाल के लिए बेटर यही रहेगा कि वो राइस का प्रोडक्शन करे। तो इससे आगे जो नेक्स्ट है डायग्राम में क्लियर कट पता चल रहा है, इसमें एक्स एक्सिस के ऊपर राइस लिया गया है और वाई एक्सिस के ऊपर वीट का प्रोडक्शन लिया गया है। 2 कर्व है, एक है जो कर्व है ए और बी, यानी इंडिया लिखा हुआ है। इंडिया के कर्व से पता चल रहा है कि अगर आप ये 2 एक्स और वाई एक्सिस पे टच करता है, अगर आप वाई एक्सिस पे जहाँ पे इंडिया का कर्व टच कर रहा है वहाँ पे अगर प्रोडक्शन करते हो तो इसका मतलब है कि इंडिया टोटली वीट का प्रोडक्शन कर रहा है। और अगर आप एक्स एक्सिस पे जहाँ इंडिया का कर्व टच कर रहा है अगर वहाँ पे आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो इसका मतलब है कि इंडिया टोटली राइस का प्रोडक्शन कर रहा है। यानी दोनों एक्सिस के ऊपर आप किसी भी पॉइंट को चूज़ करते हो तो यानी कि आप सिर्फ एक कमोडिटी का प्रोडक्शन कर रहे हो, दूसरी का कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहे हो। तो इंडिया के लिए अगर दोनों एक्सिस में से वाई एक्सिस पे इंडिया खड़ा है तो यानी कि वीट की 10 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है, अगर वो एक्स एक्सिस के ऊपर प्रोडक्शन कर रहा है तो यानी कि वो 5 यूनिट राइस की, और अगर बीच में कर रहा है तो यानी कि दोनों के साथ जो है वो एक्सचेंज कर रहा है, यानी कुछ वीट कुछ राइस। इसी तरह से नेपाल का कर्व से पता चलता है जहाँ पे नेपाल लिखा हुआ है, तो यानी अगर वाई एक्सिस पे नेपाल जो है वो प्रोडक्शन करता है तो 5 वीट की उगा पाएगा, प्रोड्यूस कर पाएगा। अगर वो एक्स एक्सिस पे प्रोडक्शन करता है तो वो राइस की 10 यूनिट प्रोड्यूस कर पाएगा। और अगर इसी तरह से नेपाल जो है वो दोनों में से ए का प्रोडक्शन कर रख सकता है। अगर कोई कर्व किसी एक्सिस के ऊपर पॉइंट होता है तो उसका मतलब है सिर्फ एक कमोडिटी का प्रोडक्शन हो रहा है, दूसरी का नहीं। तो इसलिए इस कर्व से पता चल रहा है कि इंडिया को वीट के प्रोडक्शन में और नेपाल को राइस के प्रोडक्शन में स्पेशलाइजेशन हासिल करनी चाहिए। यानी कि इंडिया का कर्व वीट यानी कि वाई एक्सिस पे जहाँ टच कर रहा है इंडिया को वहाँ प्रोडक्शन करना चाहिए, और नेपाल को एक्स एक्सिस पे बी जहाँ पे 10 लिखा हो वहाँ पे प्रोडक्शन करना चाहिए। अब इसकी एक छोटी सी टेबल है जहाँ पे हम इसके ये एग्जांपल थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। पहले बिफोर ट्रेड, तो बिफोर ट्रेड में क्या सिचुएशन होती है, फिर आफ्टर ट्रेड क्या होता है और ग्रोस और लॉसेस क्या है, ये 3 टेबल को तीनों को एक साथ बनाया हुआ है। तो पहले हम देखते हैं कंट्रीज़ है इंडिया नेपाल और टोटल लिया हुआ आगे। तो ये है बिफोर ट्रेड की, तो इसमें है वीट और राइस, यानी कि कोई ट्रेड नहीं होता तब क्या सिचुएशन होती है। तो उस समय सिचुएशन होती है कि इंडिया वीट की 10 और राइस की 5, और नेपाल क्या है वीट की 5 और राइस की 10, यानी कि टोटल बेनिफिट क्या है 15 का है। यानी कि अगर दोनों का करता है, अगर मान लो इंडिया दोनों का प्रोडक्शन करता है तो वो टोटल 15 यूनिट ही बना पाएगा। नेपाल अगर करता है तो वो टोटल 15 यूनिट जो है वो बना पाएगा बिफोर ट्रेड से पहले टोटल। अब क्या है, मान लो दोनों कंट्रीज़ ने ट्रेड करना शुरू कर दिया, और ट्रेड करना शुरू कर दिया तो इंडिया का हमने पहले डिस्कस किया था कि एक्सचेंज रेट किसकी फेवर में आ रही है, गेहूं के। तो इंडिया मान लो स्पेशलाइजेशन करता है, सारी यूनिट अपनी गेहूं में लगा देता है, तो मैक्सिमम कितना है वो 20 यूनिट्स प्रोड्यूस कर पाता है। यानी कि जो जितने लेबर उन्होंने राइस में लगाए थे वो सारे वीट में लगा दिए, तो वीट का क्या हो गया, डबल हो गया, 10 से 20 हो गया।
और राइस का क्या होगा, राइस का प्रोडक्शन नहीं करा तो वहाँ जीरो हो गया, यानी कि राइस वाली लेबर वीट में लगा दी। और इसी तरह से नेपाल को फ़ायदा क्या था, राइस में था, तो उसने वीट वाली लेबर सारी राइस में लगा दी। तो यानी ये टोटल 20 यूनिट का कर रहा है। तो आफ्टर ट्रेड क्या देखा कि टोटल बेनिफिट, टोटल देखो टोटल यूनिट कितनी प्रोड्यूस हो रही है, 20-20 हो रही है। और बिफोर ट्रेड से पहले क्या था, 15-15 थी, अब 20-20 हो रही है। किस वजह से हो रही है, क्योंकि स्पेशलाइजेशन कर लिया, सिर्फ एक कमोडिटी का प्रोडक्शन कर रहे हैं ये, इंडिया वीट का कर रहा है और नेपाल राइस का कर रहा है। फिर गेन और लॉसेस क्या है, वीट में क्या है, आप देखोगे कि मान लो वीट का फॉर एग्जांपल अब बिफोर ट्रेड तो जो गेहूं है उसकी 10 यूनिट प्रोड्यूस हो रही थी, आफ्टर ट्रेड 20 हो रही है। तो वीट का क्या हो गया, प्लस ज़्यादा होगी 10 यूनिट, तो प्लस का 10 आ गया। और अगर हम देखते हैं राइस का, तो राइस की पहले क्या थी, 5 यूनिट थी, अब एक भी नहीं है तो -5 हो गया। अब नेपाल का देख लो इसी तरह से, नेपाल की क्या है, वीट की पहले क्या थी, 5 थी और अब क्या है, 0 है तो -5 हो गया। और नेपाल की पहले राइस की 10 थी और अब राइस की 20 हो गई, तो यानी कि प्लस का 10 हो गया। तो यानी कि प्लस माइनस को अगर जोड़ते हैं तो टोटल क्या आता है, +5 यानी कि ट्रेड में शामिल होने से आपको नुकसान नहीं, +5 यूनिट का फ़ायदा हो रहा है। पहले आप टोटल 15 यूनिट ही कर रहे थे, अब आप टोटल 20 कर रहे हो, यानी 5 प्लस में है आपके, 5 आपका बेनिफिट है। आई होप कि आपको ये डायग्राम बिल्कुल सिंपल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है इसकी क्रिटिसिज्म। तो इस थ्योरी में क्या है कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को निगलेक्ट किया गया है। रियल में क्या होता है कि किसी कमोडिटी का प्रोडक्शन करने के बाद अगर उसको और कंट्रीज़ में पहुंचाना है तो काफ़ी हद तक ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो है वो बहुत आती है, परंतु इसमें ट्रांसपोर्ट कॉस्ट की बात ही नहीं की गई। डज नॉट एब्सोल्यूट एडवांटेज, जिस तरह से इतने ईजिली बताया कि एब्सोल्यूट एडवांटेज होता है, आप इजीली एक में स्पेशलाइजेशन कर सकते हो, बट रियल में नहीं होता। कई बार सर्कमस्टेंसेस जो होते हैं उस तरह के किस कंट्रीज़ में अवेलेबल नहीं हो पाते। ओनली लेबर वन फैक्टर एक्स्ट्रा, यानी कि इस थ्योरी में क्या मानना है, भी कॉस्ट का मतलब सिर्फ लेबर है और प्रोडक्शन सिर्फ लेबर से होता है। कैपिटल को, लैंड को, एंटरप्रेन्योर को तो यहाँ पे इग्नोर कर दिया गया है, उनके ऊपर तो कोई डिस्कशन ही नहीं हुआ, उनके ऊपर कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं दी गई। तो ये अपने आप में इसमें थ्योरीज में काफ़ी कमियां हैं। एक बार इसको कंक्लूड कर देती हूँ। एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी क्लासिकल इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ की दी हुई है और इसने ये कहा है कि इंटरनेशनल ट्रेड में शामिल होने से दोनों कंट्री को फ़ायदा होता है, यानी पॉजिटिव सम गेम होता है, वर्ल्ड लेवल पे का जो है मैक्सिमम वेलफेयर होता है, और जो है कि एक कंट्री को एक कमोडिटी के प्रोडक्शन में स्पेशलाइजेशन करनी चाहिए, उसी का एक्सपोर्ट करना चाहिए और दूसरी कमोडिटी को इंपोर्ट करना चाहिए, यानी कि जिस कमोडिटी की कॉस्ट कम आ रही है उसका प्रोडक्शन ज़्यादा करो, जिसकी ज़्यादा आ रही है उसकी दूसरी कंट्री से मंगवा लो। थैंक यू सो मच। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। प्लीज़ लाइक शेयर करें एंड फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।